राजा विक्रम सिंह के घर 4 पुत्र के जन्म के बाद एक पुत्री ने जन्म लिया था और इस पुत्री के जन्म पर महाराज ने पूरे राज्य में मिठाई और तोहफे बांटे थे। सभी बहुत खुश थे। आज हम बहुत खुश हैं। आज हमारे घर 4 पुत्रों के बाद एक पुत्री ने जन्म लिया है, इसलिए पूरे राज्य में सभी को तोहफे दिए जाएं। महाराज, आपको मालूम है, आज से पहले मैंने आपको इतना खुश नहीं देखा। इतना तो आप पहले अपने पुत्र के जन्म होने में भी खुश नहीं थे, जितना आज आप हमारी पुत्री के जन्म पर खुश हैं। हाँ महारानी, क्योंकि एक घर में एक पुत्री होने से घर में लक्ष्मी माँ का वास रहता है, इसलिए हमें अपनी पुत्री के जन्म की बहुत खुशी है। तभी महल में राज्य के महर्षि प्रवेश करते हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम महर्षि। हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। अच्छा हुआ अब आ गए। प्रणाम महर्षि, आप बहुत शुभ समय पर आए हैं। अब जल्दी से हमारी पुत्री का नामकरण करके इसकी कुंडली और जीवन रेखा के बारे में बताइए। महारानी जी, आप कैसी बात कर रही हैं? ये हमारी पुत्री है, महाराज विक्रम की। इसका भविष्य हमारी तरह ही उज्जवल होगा। जी महाराज, हम समझ गए। महर्षि महाराज के कहने पर उनकी पुत्री का भाग्य देखने लगते हैं और अचानक ही वो कुंडली को जमीन पर छोड़कर खड़े हो जाते हैं और अचंभे से महाराज को देखने लगते हैं। महर्षि, क्या बात है? इतने चिंतित और भयभीत क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए महाराज, क्षमा करना, लेकिन आपकी पुत्री का इस महल में रहना किसी श्राप से कम नहीं है। महर्षि जी, आप ये क्या कह रहे हो? हम सत्य कह रहे हैं। आपकी पुत्री की कुंडली में मैंने जो देखा है वो आपके और आपके 4 बेटों के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। हमें सही से बताइए, खतरे से आपका क्या तात्पर्य है? आपकी बेटी का कुंडली नाम है मीनाक्षी। देखा जाए तो ये देवी पार्वती का राशि नाम है, लेकिन आपकी पुत्री का जीवन इस नाम से अलग होने वाला है। जब आपकी पुत्री 20 वर्ष की होगी, तब या तो वो जीवित रहेगी या आपके 4 पुत्र। लेकिन ऐसा क्यों और कैसे हो सकता है? देखिए महाराज, आपकी पुत्र की कुंडली में साफ साफ लिखा है, जैसे जैसे ये बड़ी होगी वैसे वैसे आपके 4 पुत्रों पर खतरा मंडराता रहेगा, पर एक एक करके उन सभी की मृत्यु हो जाएगी। और अगर उन 4 की मृत्यु नहीं हुई तो आपकी बेटी की मृत्यु हो जाएगी। 5 में से किसी की भी मृत्यु होना निश्चित है। ये आप क्या कह रहे हैं महर्षि जी? क्या आप इस श्राप से बचने का कोई उपाय नहीं बता सकते? हमें हमारी 5 संतान बहुत प्रिय है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते महारानी। जो लिखा है वो होकर रहेगा। 25 वर्ष बाद आपकी पुत्री मीनाक्षी आपके 4 पुत्रों की मृत्यु का कारण बनेगी, और अगर आपके पुत्र बच भी जाते हैं तो वो आपकी पुत्री की मृत्यु का कारण बनेंगे। महर्षि की बात से महाराज और महारानी दोनों ही बहुत दुखी थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे क्या नहीं। वो अपनी पुत्री को खोना नहीं चाहते थे और ना ही अपने 4 पुत्रों को। दिन रात अपनी संतान की मृत्यु की चिंता में महारानी धीरे धीरे बीमार होती जा रही थी और एक दिन बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। महारानी, आप हमें इस दुनिया में अकेला छोड़कर क्यों चली गई? अब हम अकेले इस विपदा से कैसे बाहर आएंगे? कैसे अपने संतान को बचाएंगे? समय गुजर रहा था और महाराज की 5 संतान धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। 4 पुत्र जय युद्ध कला में महारथी हासिल कर रहे थे। वहीं उनकी पुत्री मीनाक्षी भी युद्ध कला में अव्वल थी। समय के साथ अब पूरे 24 साल गुजर चुके थे। वहीं दूसरी ओर 4 भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे।
वो उसकी हर बात माना करते थे। भैया, मैंने सुना है हमारे राज्य में बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ मिलती है। क्या आप मेरे लिए वो सुंदर चूड़ियाँ लेकर आओगे, जैसे कि आप बचपन से मेरे लिए लेकर आते रहे हो? ये कैसी बात कर रही हो मीनाक्षी? भला तुम्हारी किसी भी बात को हम चारों भाइयों में से किसी ने ना कहा जो आप करेंगे? ये तो सिर्फ चूड़ियां हैं। तुम अगर हमें चांद लाने को कहोगी तब भी तुम्हारे चारों भाई बिना किसी सवाल के तुम्हारे लिए चांद लेकर आएंगे। अरे नहीं नहीं, मुझे चांद नहीं, मुझे बस वो चूड़ियाँ चाहिए। ठीक है भैया, मैं लेकर आता हूँ अपनी प्यारी बहन के लिए चूड़ियाँ। अरे नहीं वीर, तुम नहीं, मैं लेकर आऊंगा। मीनाक्षी ने मुझसे कहा है। लेकिन ये तो गलत बात है ना भैया। मीनाक्षी की बात पहले मैंने सुनी थी, इसलिए चूड़ियाँ मैं लेकर आऊंगा। चारों भाई अपनी बहन की इच्छा पूरी करने के लिए आपस में बहसबाजी करने लगते हैं। तभी मीनाक्षी अपने भाइयों से कहती है, आप सभी चुप हो जाइए। आप में से कोई भी मेरे लिए चूड़ी लेकर आए, बात एक ही है। और अगर आप सभी मेरे लिए चूड़ी लेकर आना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए, 2 भाई एक हाथ की चूड़ी और 2 भाई एक हाथ की चूड़ी ले आइए। मैं वो सभी चूड़ियाँ पहन लूंगी। देखा, हमारी बहन ने कितनी समझदारी की बात की है। करे भी क्यों ना, आखिर हम चारों की लाडली बहन जो है। मीनाक्षी के चारों भाई उसके लिए अलग अलग रंगों वाली सुंदर चूड़ियाँ लेने के लिए चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मीनाक्षी खुश होकर खुद से कहती है, भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे प्यार करने वाले इतने अच्छे 4 भाई दिए हैं। मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ जिसके पास इतने अच्छे भाई हैं। मेरी उम्र भी मेरे भाइयों को लग जाए। अपने चारों पुत्र और अपनी पुत्री के बीच प्रेम भाव देखकर महाराज बहुत ही प्रसन्न थे। लेकिन अचानक उनकी खुशी सन्नाटे में बदल जाती है। वो शांत एक गहरी सोच में पड़ जाते हैं। तभी राज्य के मंत्री महाराज को आवाज देकर कहते हैं, क्षमा चाहता हूँ महाराज, लेकिन क्या मैं आपकी इस खामोशी के पीछे छुपे राज के बारे में जान सकता हूँ? मंत्री जी, आप बहुत वर्षों से हमारे साथ इस महल में हैं। आपको महल के हर एक गुप्त राज के बारे में मालूम है, लेकिन हमारे दिल में बरसों पुराना एक राज कैद है जिसे हमने किसी को नहीं बताया, और अब वो राज हमारे सीने पर बोझ बनता जा रहा है। कौन सा राज महाराज? ये राज हमारी संतान से जुड़ा है। इसके बारे में सिर्फ हमें और महारानी को ही मालूम था। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा अब हम क्या करें। महाराज, अगर आपको कोई ऐतराज न हो तो आप हमें उस राज के बारे में बता सकते हैं। ऐसा करने से आपके सीने से बोझ हल्का हो जाएगा और हो सकता है हम इसका कोई हल भी निकाल लें। इसका कोई हल नहीं है मंत्री जी, लेकिन फिर भी हम आपको इसके बारे में बताना चाहते हैं। महाराज मंत्री को 24 साल पुरानी महर्षि द्वारा दी गई भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं, जिसे सुनने के बाद मंत्री जी महाराज जी से कहते हैं, महाराज, ये तो सच में चिंता का विषय है। अब पूरे 24 साल गुजर चुके हैं और अगले 5 महीने बाद राजकुमारी 25 वर्ष की हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? और आप इतने वर्षों बाद हमें ये बात बता रहे हैं। अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है मंत्री जी। हम पिछले 24 वर्षों से घुट घुट कर जी रहे हैं। महाराज, मेरे पास एक योजना है। क्यों ना हम राजकुमारी मीनाक्षी का विवाह करवाकर उन्हें यहाँ से विदा कर दें। विवाह के बाद राजकुमारी खुद ब खुद अपने भाइयों से दूर हो जाएगी। तो ना तो राजकुमारी अपने भाइयों की मृत्यु का कारण बनेगी और ना ही राजकुमार अपनी बहन की मृत्यु का कारण बनेंगे। वैसे तो हमें पूरा विश्वास नहीं है कि ऐसा करने से दोनों में से किसी की भी मृत्यु रुकेगी, लेकिन अगर ये रास्ता काम करता है तो हम ऐसा भी करके देख लेते हैं मंत्री जी। आप सभी राज्यों में राजकुमारी मीनाक्षी के विवाह का प्रस्ताव भेज दीजिए।
महाराज के कहने पर मंत्री जी दूर दूर के राज्यों में राजकुमारी मीनाक्षी के विवाह का प्रस्ताव भेज देते हैं, लेकिन उससे पहले ही चारों राजकुमार अपने पिता के पास आते हैं और कहते हैं, क्या बात है, आज मेरे चारों पुत्र एक साथ मुझसे मिलने आए हैं। लगता है कोई महत्वपूर्ण विषय है। जय पिताश्री, आज हम सभी आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आए हैं। कहो राजकुमार भानु। पिताश्री, हम देख रहे हैं कि आपकी तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही है और धीरे धीरे आप पर वृद्ध अवस्था का भी असर हो रहा है। इसलिए हम आपके पुत्र होने के अधिकार से आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप हम में से किसी एक को अपना अगला राजा घोषित करें और महाराज की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं। आप सभी की बात सही है, लेकिन चारों पुत्रों में से किसी एक को महाराज बनाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। हम वो महाराज नहीं जो सत्ता के अनुसार बड़े पुत्र को ही राजा बनाएं। हम उनमें से जो योग्य और बलवान राजकुमार को ही महाराज की कुर्सी पर स्थापित करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है पिताश्री, हमें जानकर खुशी हुई कि आप हम चारों को मौका देना चाहते हैं। तभी राज्यसभा में मीनाक्षी की अनोखी आवाज गूंजती है और मीनाक्षी कहती है, सिर्फ चारों पुत्रों को ही महाराज की गद्दी पर बैठने का अधिकार है। ऐसा क्यों? क्या एक पुत्री अपने पिता की सत्ता नहीं चला सकती? क्या उसे सत्ता की लड़ाई लड़ने का अधिकार नहीं है? अरे मीनाक्षी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम भी पिताश्री की ही संतान हो और हमारी बहन हो, तो तुम्हें भी उतना ही अधिकार है जितना हमें है। हाँ बहन मीनाक्षी, जितना हम महाराज के पद के लिए उचित हैं, उतनी ही तुम भी हो। तुम भी हमारे साथ इस प्रतियोगिता में भाग ले सकती हो। ये सुन मीनाक्षी का छोटा भाई कहता है, अरे भैया, आप दोनों ये क्या कर रहे हैं? माना कि मीनाक्षी हमारी लाडली बहन है, लेकिन राजा बनने की इस प्रतियोगिता में आपको तो मालूम ही है कि कितनी कठिनाई आती है, और मीनाक्षी को अगर एक खरोच भी लग जाती है तो हम सभी का दिल दहल जाता है। और इस प्रतियोगिता में वो हमारी प्रतिभागी बनकर खड़ी होंगी तो उसे कितनी चोट आएंगी। कोमल सी बहन है हमारी, आपने कभी सोचा है इसके बारे में? भैया, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप मुझे अपना प्रतिभागी ही समझिए। ऐसा करने से मैं ये सिद्ध करूंगी कि एक स्त्री भी सत्ता की दौड़ भागीदारी ले सकती है और राज्य को उतना ही कुशल मंगल चला सकती है जितना कि एक पुरुष। हमें हमारी बहन से इसी जवाब की उम्मीद थी। पिताजी, मीनाक्षी सही कह रही है। आप इसे भी हमारे साथ राजा बनने की इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका दीजिए। ठीक है, अगर आप सभी ऐसा ही चाहते हैं तो हम 2 दिन बाद महाराज बनने के इस प्रतियोगिता का आरंभ करेंगे। जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा वो हमारा अगला राजा बनेगा। महाराज के इस आदेश से सभी खुश थे, लेकिन सभी के वहां से जाने के बाद मंत्री जी महाराज के पास आते हैं और कहते हैं, महाराज जी, आपने क्या कर दिया? क्या भूल गए कि महर्षि ने आपसे क्या कहा था? आपने न चाहते हुए भी अनजाने में अपने चारों पुत्र और अपनी पुत्री को शत्रु के रूप में एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया है। हे भगवान, ये हमने क्या कर दिया? हम तो भूल ही गए कि अगर मीनाक्षी और उसके चारों भाई आमने सामने आएंगे तो वो एक दूसरे की मृत्यु का कारण बनेंगे। लेकिन अब हमने घोषणा भी कर दी है और सभी को मालूम है, एक बार महाराज बनने की प्रतियोगिता का ऐलान हो जाता है तो वो बदला नहीं जाता है। अब हम क्या करेंगे और कैसे बचाएंगे अपनी संतान को? महाराज, जो हमारे भाग्य में लिखा है वही होना है। आप भाग्य का लिखा बदल नहीं सकते। अब आप चुपचाप ये सब देखने के अलावा और कुछ कर नहीं सकते हैं। महाराज अब और भी ज्यादा चिंतित हो जाते हैं कि वो अपनी संतान को एक दूसरे का दुश्मन बनने से कैसे रोकेंगे। दूसरी ओर राजकुमारी मीनाक्षी जंगल में शिकार करने के लिए जाती है। तभी उन्हें एक सुंदर फूल नजर आता है, जिसे देखकर मीनाक्षी कहती है, ये फूल तो बहुत ही सुंदर है। मैंने आज से पहले ऐसा कोई फूल नहीं देखा। इस फूल को तो मेरे पास होना चाहिए। मैं इसे अपने बालों में लगाऊंगी। इतना कहकर राजकुमारी मीनाक्षी उस फूल को तोड़ने की कोशिश करती है,
तभी उस फूल में से एक आवाज आती है जिसे सुनकर मीनाक्षी हैरान रह जाती है। मुझे मत तोड़ो, अगर तुमने मुझे तोड़ा तो मैं मर जाऊंगा। क्या? फूल में से तो आवाज आ रही है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? एक फूल कैसे बोल सकता है? मैं जानता हूँ कि तुम हैरान हो, लेकिन ये सच है, मैं एक बोलने वाला फूल हूँ। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं तोड़ूंगी। तुम बहुत अच्छे हो, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? इतने सुंदर फूलों से दोस्ती करना तो मेरा सौभाग्य होगा, लेकिन तुम यहाँ कैसे और क्यों? और तुम बोल सकते हो कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं यहाँ क्यों और कैसे आया हूँ, लेकिन हाँ, मैं बस तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। तुम्हें जब भी मेरी मदद की जरूरत हो, तुम मेरे पास आ सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम्हारा बहुत धन्यवाद, मुझे तुमसे दोस्ती करके बहुत खुशी हुई, मेरे अनोखे दोस्त। राजकुमारी और उस रहस्यमय फूल की बातें एक डाल पर बैठा कौवा बहुत ध्यान से सुन रहा था, और राजकुमारी के वहां से जाते ही कौवा भी वहां से उड़ जाता है। दूसरी तरफ महल में मीनाक्षी का सबसे छोटा भाई राजकुमार नीरज अकेले बैठकर शतरंज खेलते वक्त खुद से कहता है, ये गया बादशाह, अब बचे ये 4 मोहरे। सबसे पहले मैं निकालूंगा सिपाही को, फिर एक एक करके इसके रक्षक को, फिर बची रानी। रानी तो कोमल है, उसको तो हराना भी नहीं पड़ेगा, बेचारी खुद ही बाहर हो जाएगी। अब बचा मैं, और राजगद्दी पर बैठूंगा मैं, यानी अगला राजा। तभी वहाँ नीरज का खास सिपाही आता है और कहता है, राजकुमार जी, तुम बहुत अच्छा सोच रहे हो, मुझे तो पूरा विश्वास है। आओ मेरे खास सिपाही, इस जंग में मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। साहब जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ आखिरी सांस तक रहूंगा राजकुमार जी। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी एक पेड़ से कुछ आवाज आती है, और राजकुमार नीरज अपनी तलवार निकालकर राजकुमार के कक्ष के सामने आ रही एक पेड़ की डाल पर मारते हैं, और वो डाल टूटकर नीचे गिर जाती है, और उस पर बैठा कौवा उड़ जाता है। क्या हुआ राजकुमार? हमें ऐसा आभास हुआ कि कोई हमारी बातें सुन रहा है, लेकिन राजकुमार वहाँ तो बस एक कौवा था। हाँ, तुमने सही कहा, शायद हमारा वहम होगा। राजकुमार जी, आप चिंता मत कीजिए, महाराज तो आप ही बनेंगे, और इसमें मैं आपका पूरा साथ दूंगा राजकुमार जी। राजकुमार नीरज इस दौड़ में सबसे आगे निकलकर अपने ही भाइयों को हराकर राजा बनना चाहता था। वो महाराज बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, इसलिए उसने अपने सिपाही के साथ योजना बनाई। अगले दिन प्रतियोगिता का दिन था। इस दौरान महाराज बहुत ही चिंतित थे। महाराज, अब चिंतित होने से कोई फायदा नहीं, सभी आपकी राह देख रहे हैं, हमें प्रतियोगिता शुरू करनी होगी। जी मंत्री जी, आप सही कह रहे हैं, अब सब भगवान भरोसे छोड़कर नीति का न्याय देखते हैं। महाराज और मंत्री जी महल में लगे बड़े से मैदान की ओर चले जाते हैं, जहाँ राज्य के सभी लोग बैठे थे और जोरों से चर्चा कर रहे थे कि महाराज का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। आरा, तुमको मालूम है का, हमने सुना है इस बार महाराज की पुत्री राजकुमारी भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रही है। क्या बात राहिल हो भाई, ऐसा कैसन हो सकता है? एक स्त्री महाराज के पद पर कैसन बैठ सकती है? भगवान ही जाने ये सब क्या चल रहे थे। हमको तो हमारे राज्य के अगले राजा को देखने का उत्साह हो रही। हमका भी। राज्य में राजकुमारी मीनाक्षी के महाराज के पद मांग की चर्चा जोरों शोरों से थी। कुछ ही देर में सभी प्रतियोगिता के लिए मैदान में उतर जाते हैं और महाराज से कहते हैं, हमें बहुत खुशी है कि आप सभी यहाँ आए। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज हम
हमारे बाद इस राज्य की भाग दौड़ अपने 4 पुत्रों और अपनी पुत्री में से किसी एक को देने वाले हैं। लेकिन उसके लिए सभी उम्मीदवारों को हमारी 3 परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। जो इस प्रतियोगिता में विजय हासिल करेगा वो इस राज्य का अगला महाराज बनेगा। पूरे महल के चारों ओर तालियों की गूंज के साथ मुकाबला शुरू कर दिया जाता है और महाराज प्रतियोगिता का आरंभ करते हुए पहली चुनौती बताते हैं। आप सभी ध्यान दें, मुकाबले में सबसे पहला चरण है तीरंदाजी। आप सभी की आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी और आपके सामने एक निशाना रखा जाएगा। जो भी बिना चुके 3 बार निशाना सही लगाएगा वो अगले चरण में जाएगा। सभी उम्मीदवारों को तीर कमान तो दे दिया जाता है, लेकिन जब वो अपने निशाने की तरफ देखते हैं उन्हें कुछ नजर नहीं आता। पिताश्री, सामने तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। हमें निशाना कहाँ लगाना है? खेल का असली मजा तो इसी में है पुत्र। ध्यान से देखो, आप सभी का निशाना आपके सामने ही है। पिताजी, हमें भी कुछ नजर नहीं आ रहा। मंत्री जी, जरा एक बार सभी को बताया जाए कि निशाना उन्हें कहाँ लगाना है। मंत्री जी मैदान में आते हैं और सामने लगी दीवार के पास एक बारीक रेखा में फंसे एक छोटे से तरबूज के बीज को अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं, राजकुमार और राजकुमारी, ये रहा आप सभी का लक्ष्य। ये नन्हा सा तरबूज का बीज ही आपका निशाना है। आप सभी को इस पर ही निशाना लगाना है। ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, हम हर चुनौती को पार करेंगे, क्योंकि महाराज तो हम ही बनेंगे। ये सब बस आप लोगों के अधूरे सपने हैं। महाराज की गद्दी हमारी है। सभी की आंखों पर पट्टी बन जाती है और निशाना लगाने के लिए कहा जाता है। मंत्री के आदेश से तीर छोड़ने का आदेश दिया जाता है, लेकिन तभी एक घना धुआं मैदान को घेर लेता है। ये क्या हुआ है? धुआं कैसे हुआ? हमें कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा है? वहाँ क्या हो रहा है? मैदान में धुआं होने की वजह से किसी को कुछ समझ नहीं आता और एक जोर की चीख मैदान में गूंज पड़ती है। जब धुआं साफ होता है तो नजर आता है कि महाराज का एक बड़ा पुत्र भानु मैदान में मृत पड़ा था। ये देख सभी हैरान हो जाते हैं। भानु! हे भगवान, राजकुमार को ये क्या हुआ? सभी देखते हैं कि बल्कि तीनों राजकुमार और राजकुमारी आंखों पर पट्टी बांधे खड़े थे। अपने पिता और बाकी लोगों की आवाज सुनकर जब वो पट्टी उतारते हैं तो वो अपने बड़े भाई का मृत शरीर उन्हें नजर आता है। सभी की आंखों में आंसू थे, लेकिन मीनाक्षी ऐसे खड़ी थी जैसे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। भैया, ये कैसे हुआ? ये किसने किया होगा? सभी हैरानी में थे। तभी महाराज मीनाक्षी की ओर देखते हैं, जो किसी पुतले की तरह खड़ी एक रहस्यमयी मुस्कान से अपने मृत भाई भानु को देख रही थी। ये देख महाराज कहते हैं, ये प्रतियोगिता यहीं रोक दी जाए। हमें पता लगाना होगा कि भानु की मृत्यु किसने की है। नहीं महाराज, ये आप क्या कह रहे हो? प्रतियोगिता में तो ऐसा होता ही रहता है ना। हार जीत मरना ये तो मामूली बात है। किसी एक के मरने से आप प्रतियोगिता क्यों रोक रहे हैं महाराज? ये तुम कह रही हो मीनाक्षी? होश में तो हो ना? हमारे भाई की मृत्यु हुई है और तुम्हें अब भी प्रतियोगिता की पड़ी है। मीनाक्षी अपने भाई की बात से गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सभी को उसका ऐसा बर्ताव देखकर हैरानी होती है, लेकिन राजकुमार भानु की मृत्यु से पूरा राज्य शोक में डूब जाता है। मंत्री जी, कुछ पता चला कि भानु की मृत्यु का क्या कारण था? नहीं महाराज, हमें कुछ पता नहीं चला और ना ही ये समझ आ रहा है राजकुमार भानु की मृत्यु के बाद राजकुमारी मीनाक्षी को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे वो हमारी राजकुमारी है ही नहीं। सच कहें तो हमें भी कुछ सही नहीं लग रहा। कहीं महर्षि की भविष्यवाणी सच तो नहीं हो रही? हमारी पुत्री हमारे चारों पुत्रों की मृत्यु का कारण बनेगी। महाराज और मंत्री जी की सभी बातें राजकुमार नीरज का सिपाही चुपके से सुन लेता है
और ये बात राजकुमार नीरज को बता देता है। अच्छा, तो ये बात है, इसलिए महाराज ने अचानक ये प्रतियोगिता रद्द की थी। वैसे सच कहे तो हमें भी नहीं पता था कि भानु की मृत्यु कैसे हुई, लेकिन जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। कम से कम एक प्रतिभागी तो कम हुआ। हम इस हादसे के बाद अब हम महाराज बनने के और करीब आ गए हैं। अब आएगा खेल में मजा। रात के वक्त जब सभी सो जाते हैं तो राजकुमार वीर की नींद खुलने से वो अपने कक्ष की बालकनी पर खड़े हो जाते हैं। वो देखते हैं राजकुमारी के वस्त्र पहने एक स्त्री जंगल की ओर चुपके से जा रही थी। ये मीनाक्षी इतनी रात के अंधेरे में अकेले कहाँ जा रही है? हमें देखना होगा। राजकुमार वीर उसके पीछे चल देता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो राजकुमारी के कंधे पर हाथ रखकर उसे रोकता है तो वो जो देखता है वो हैरान करने वाला था। रात गुजर जाती है और सुबह होती है। मंत्री जी भागते हुए महाराज के पास आते हैं और कहते हैं, महाराज, महाराज, अनर्थ हो गया। क्या हुआ है मंत्री जी? आप इतने परेशान क्यों हैं? सब ठीक है ना? महाराज, वो राजकुमार वीर, क्या हुआ हमारे पुत्र को? उनकी मृत्यु हो गई। महाराज जल्दी से बाहर आकर देखते हैं उनके पुत्र वीर का पार्थिव शरीर महल में रखा था, जिसे देख सभी हैरान थे। एक और रहस्यमय मृत्यु। इस बार भी राजकुमारी मीनाक्षी के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन कर रहा है। महाराज ने अपने दोनों पुत्रों की मृत्यु के बाद वो बहुत ही चिंतित रहने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। दूसरी ओर राजकुमारी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। तभी उसके सामने वही कुआं आता है जो कुछ वक्त पहले राजकुमारी और उस फूल की बातें सुन रहा था। वो कुआं देखते ही देखते एक इंसान में बदल जाता है। उसके एक अजीब इंसान में बदला जाने के बाद राजकुमारी रोने लगती है और कहती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्यों एक एक करके मेरे भाइयों की जान ले रहे हो? बताओ, तुम क्या चाहते हो मुझसे? तुम्हारे शरीर पर अब मेरा अधिकार है, और जब तक मैं तुम्हारे चारों भाइयों को नहीं मार देता तब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाऊंगा। इसलिए मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या चाहते हो तुम मुझसे? इस सभी दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बनना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे तुम्हारे शरीर की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ 2 दिन, और 2 दिन बाद ये पूरी दुनिया मेरी होगी। मीनाक्षी अपने कमरे में लगे एक तलवार को उठाकर अपने गले पर रख देती है और कहती है, मैं तुम्हारे इरादों को कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं अपनी जान ले लूंगी, फिर तुम मेरे शरीर का सहारा लेकर मेरे किसी भी अपने को नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। तांत्रिक अपनी काली शक्ति से उस तलवार को हवा में उड़ा देता है और कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता तुम्हें जिंदा रहना होगा। 24 वर्षों से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। एक दिन में मैं ये सब खत्म नहीं होने दूंगा। इतना कहकर तांत्रिक दोबारा से मीनाक्षी के शरीर में वास कर लेता है। मीनाक्षी के 2 भाइयों की मृत्यु की खबर जब पड़ोस के राज्य को पता चलती है तो वहाँ के राजकुमार नील, जो वीर के परम मित्र थे, वो राजमहल में महाराज से मिलने आते हैं। महाराज, ये सब कैसे हुआ? हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है राजकुमार नील। एक एक करके हमारे 2 पुत्रों की मृत्यु हो चुकी है। महाराज, हमें ऐसा लग रहा है आपको कुछ ऐसा मालूम है जो किसी को नहीं मालूम। क्या आप कुछ छुपा रहे हैं? तुम्हें मालूम है, तुम वो पहले इंसान हो जो हमें परेशान देखकर हमारी मन की बात समझ रहे हो। महाराज, मैं एक मनोवैज्ञानिक भी हूँ जो लोगों के मन के चेहरे से उनके अंदर की परेशानी का अंदाजा लगा लेता हूँ।
अब आप बताइए मुझे, क्या मामला है? महाराज राजकुमार नील को सालों पहले की भविष्यवाणी के बारे में बताता है, जिसे सुन राजकुमार नील महाराज से कहता है, महाराज, मैं आपसे वादा करता हूँ, अब आपके किसी पुत्र की मृत्यु नहीं होगी। राजकुमार नील मीनाक्षी पर नजर रखना शुरू कर देता है और वो देखता है आधी रात राजकुमारी जंगल के रास्ते कहीं जा रही थी। उसका पीछा वो करता है। राजकुमारी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जैसे मोहित है। वो सीधे चलती जा रही थी। तभी जंगल में किसी की आवाज आती है, राजकुमारी वहाँ मत जाओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। राजकुमारी वहाँ मत जाओ, क्या तुम मुझे भूल गई हो? ये आवाज कैसी है? नील उस आवाज का पीछा करके उसी जादुई फूल तक पहुंच जाता है जहां राजकुमारी मीनाक्षी उस फूल से मिली थी। ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम एक बोलने वाले फूल हो और तुम राजकुमारी मीनाक्षी को कैसे जानते हो? बताओ मुझे, वरना मैं तुम्हें काट दूंगा। नहीं, तुम मुझे मत काटो, मैं राजकुमारी का दोस्त हूँ। फूल राजकुमारी और अपनी दोस्ती के बारे में नील को बताता है, जिसे सुनने के बाद नील कहता है, क्या तुम्हें पता है कि राजकुमारी को क्या हुआ है? क्या वही अपने भाइयों के विनाश का कारण है? नहीं, राजकुमारी तो बहुत अच्छी है। ये सब उस दुष्ट तांत्रिक ने किया है जो राजकुमारी के शरीर में स्थापित है। क्या? एक तांत्रिक? हाँ, बहुत समय पहले जब राजकुमारी का जन्म हुआ था, तब वो दुष्ट तांत्रिक शैतान की पूजा करके एक ऐसी कन्या की तलाश कर रहा था जो पूर्णिमा के दिन जन्मी हो, और शैतान ने ही उसे राजकुमारी के बारे में बताया था। लेकिन उसके ऐसा करने से तांत्रिक उसके भाइयों को क्यों मार रहा है? तांत्रिक तब तक शक्तिशाली नहीं होता जब तक वो 4 राजकुमारों की बलि नहीं देता। इसलिए उसने राजकुमारी का सहारा लिया और पिछले 24 सालों से वो राजकुमारी पर नजर रखने लगा। और अब राजकुमारी कल रात्रि पूर्णिमा के दिन 25 वर्ष की पूरी हो जाएगी और वो अपनी आखिरी बलि देगा, जिसके बाद वो तांत्रिक अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या राजकुमारी को ऐसा करने से रोका जा सकता है? इसका एक ही रास्ता है, राजकुमारी इससे पहले अपने दोनों भाइयों की बलि दे दे। उससे पहले राजकुमारी की मृत्यु होनी जरूरी है। अगर ऐसा होगा तो वो शैतान भी राजकुमारी के साथ खत्म हो जाएगा। राजकुमार महल आकर महाराज को सब बताता है। हम पहले ही अपने 2 पुत्रों को खो चुके हैं। अब अपनी पुत्री या दोनों पुत्रों में से किसी को भी नहीं खो सकते। लेकिन महाराज, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो सिर्फ आपके दोनों पुत्र ही नहीं, ये पूरा संसार खतरे में पड़ सकता है। ठीक है, हमारे अंदर जीने की इच्छा अब नहीं बची है। आपको जो सही लगे आप वैसा करना। महाराज के आदेश पर नील राजकुमारी की मृत्यु के लिए उसके कमरे में हाथ में तलवार लेकर जाता है, लेकिन वो देखता है राजकुमारी वहाँ थी ही नहीं और तो और उसके दोनों भाई भी वहाँ नहीं थे। राजकुमार नील समझ जाता है कि वो तांत्रिक अपने मकसद में कामयाब होने के लिए उन्हें अपने साथ ले गया। वो जल्दी से घोड़े पर सवार होकर महल से बाहर उस गुफा के पास जाता है और देखता है राजकुमारी अपने हाथ में तलवार लेकर अपने भाई पर वार करने ही वाली थी कि राजकुमार अपनी तलवार से राजकुमारी पर वार कर देता है और राजकुमारी आग में जलने लगती है और उसके साथ वो तांत्रिक भी तड़पने लगता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मर सकता। तांत्रिक के मरते ही मीनाक्षी का पात्र शरीर एक सुंदर फूल में बदल जाता है, जिसे देखकर नील महाराज के वो पास आता है और कहता है, महाराज, ये रही आपकी राजकुमारी। जिस बच्ची की जान बचाने के लिए हमने अपने दोनों पुत्र को खो दिया, आज वो भी नहीं रही, लेकिन उसकी यादें हमारे साथ सदैव रहेंगी। हम इसे अपने कक्ष के बिल्कुल सामने वाले आंगन में लगाएंगे और जब तक जीवित है इस पौधे को पानी देंगे।
राजकुमारी की मृत्यु के बाद महल में फिर किसी की मृत्यु नहीं होती और वो जादुई फूल और जो राजकुमारी का दोस्त था वो हमेशा के लिए गायब हो जाते